सर सैयद अहमद खान के साथ मिलकर अंग्रेज लगातार भारत में फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण कर रहे थे। 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी तो तभी से अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में मुसलमानों को कांग्रेस के प्रति सशंकित करना प्रारंभ कर दिया था। मुसलमानों को सर सैयद अहमद खान ये समझा रहे थे कि कांग्रेस मुख्य रूप से हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है। सर सैयद अहमद खान मुसलमानों को ये समझा रहे थे कि अगर मुसलमानों को अपने राजनीतिक हितों को अगर भविष्य में अगर सुरक्षित रखना है तो उन्हें ब्रिटिश सरकार का विरोध नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर काम करना होगा। बंगाल विभाजन होता है 1905 को। बंगाल विभाजन को मुस्लिमों ने समर्थन किया क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र को एक पृथक प्रांत बना दिया गया पूर्वी बंगाल के रूप में, और मुसलमान इससे काफी खुश थे क्योंकि इनके राजनीतिक अधिकार कई सुरक्षित हो रहे थे पूर्वी बंगाल के रूप में। तो कांग्रेस के नेताओं ने, खासकर ग्रामपंथी नेताओं ने बंगाल विभाजन का कड़ा विरोध किया और साथ ही इन्होंने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया, जबकि मुसलमानों ने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन नहीं किया। कांग्रेस के नेताओं को लग रहा था कि बात मुसलमान के हितों की नहीं है, बात यह है कि अलग प्रांत बनाने की क्या जरूरत है, इससे हमारा राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हो रहा है। तो मुसलमानों को लगा कि कांग्रेस के नेता मुस्लिम के हित के समर्थन में नहीं है, ये कहीं न कहीं से मुस्लिम विरोधी है। तो इन्होंने बाद में फिर कांग्रेस की तरह मुस्लिमों का भी एक अखिल भारतीय संगठन बनाना चाहा। क्लियर? तो 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों का एक शिष्टमंडल शिमला पहुंचा लॉर्ड मिंटो से मिलने के लिए। ठीक है, इस शिष्टमंडल ने यह कहा, जो शिमला गया था लॉर्ड मिंटो से बातचीत करने के लिए, ठीक है, तो इस शिष्टमंडल ने कहा कि भारत में जो हमारा ऐतिहासिक गौरव है, जैसे कि दिल्ली सल्तनत, मुगल काल है ना, और राजनीतिक महत्व, तो इन्होंने ये कहा जो हमारा ऐतिहासिक गौरव और राजनीतिक जो महत्व है, इसलिए हमको एक पृथक प्रांत बनाने की जरूरत है। ठीक है, यानी कि कांग्रेस की तरह हमको मुस्लिम संगठन बनाने की जरूरत है। और अंग्रेज तो चाहते ही थे क्योंकि अंग्रेज भारत में क्या कर रहे थे, लगातार भारत में फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण कर रहे थे और अंग्रेज इससे काफी खुश थे। इसलिए इन्होंने केंद्रीय, प्रांतीय और निकाय चुनाव में विशिष्ट स्थिति की मांग की। कैसी विशिष्ट स्थिति? यानी कि मुसलमान को ही वोट देंगे, हिंदू मुसलमान को वोट नहीं देंगे। ठीक है ना? तो लॉर्ड मिंटो ने खुश होकर मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा का आश्वासन दे दिया क्योंकि अंग्रेज चाहते यही थे। फिर ढाका के नवाब सवी मुल्ला के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। कब? 30 दिसंबर 1906 को। ये सवी मुल्ला कौन था? जब बंगाल विभाजन हो रहा था तो मुस्लिमों का जो हेड था वो कौन था? सवी मुल्ला था। ठीक है ना? तो ढाका के नवाब सवी मुल्ला के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। जो इसके संस्थापक थे कौन थे? नवाब सवी मुल्ला। कौन थे? नवाब सवी मुल्ला। और जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो थे वकार उल मुल्क। ठीक है ना? वकार उल मुल्क। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो वकार उल मुल्क था। ठीक है, वकार उल मुल्क। क्लियर? मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था? वही कि ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना और मुस्लिम हितों और अधिकारों की रक्षा करना और कांग्रेस के प्रति घृणा फैलाना। ठीक है, मुस्लिम लीग का यही उद्देश्य था। अपनी मांगों को स्पष्ट रूप देते हुए मुस्लिम लीग ने 1908 में अमृतसर अधिवेशन में 1908 में
अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों के पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। ठीक है, कब की इन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कब की? 1908 में अमृतसर अधिवेशन में, जिसकी पूर्ति 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा की गई। 1909 में मार्ले मिंटो सुधारों के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये था मुस्लिम लीग की स्थापना। इसके बाद है मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये अध्याय? अगर आपको अध्याय अच्छा लगा होगा तो आपने इसको लाइक अवश्य करना है, और जहां पर आपको डाउट लगते हैं वहां पर आपने कमेंट भी करने हैं, और साथ ही आपने इसको शेयर अवश्य करना है। ठीक है, तो बने रहिए। धन्यवाद।